आगे बढ़ते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय योग संस्थान ऐसे गृहस्थ सन्यासियों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है जो संस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्येय जियो और जीवन दो के पथ को अपना संबल बना निष्काम सेवा कर्म को फलीभूत कर सके। ऐसे ही गृहस्थ सन्यासी हैं भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देसराज जी। देसराज जी के बारे में संक्षेप में कहूँ तो उन्होंने अपनी आयु के 29वें सोपान पर भारतीय योग संस्थान में अपनी सेवा देनी प्रारंभ की और आज तक सेवारत हैं। योग पथ पर इतनी लंबी यात्रा के पथिक हैं देसराज जी और निष्काम सेवा है इनका पाथेय। देसराज जी ने योग, ध्यान, पतंजलि योग सूत्रों, योग रोग को लेकर अनेक पुस्तकें लिखकर संस्थान के साहित्य को समृद्ध किया। लोकसभा टीवी पर भी योग निरोग कार्यक्रम में अनेक रोगों पर लगभग 100 एपिसोड्स में भाग लिया। संस्थान के यूट्यूब चैनल पर भी अनेक वीडियो उपलब्ध हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक 199 ध्यान शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। कल ही 199वां ध्यान शिविर था और उसके बाद ही हम लोग कुरुक्षेत्र के लिए हमने प्रस्थान किया था और बड़ी खुशी की बात है कि अगले महीने हमारा 200वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। देश विदेश में भी योग के प्रचार प्रसार के लिए देसराज जी निरंतर सक्रिय रहते हैं। ऐसे कर्मवीर, ऐसे कर्मयोगी देसराज जी आज योग भगाए रोग विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री देसराज जी। आइए मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम मन से बोला जाएगा, पश्चात आप अनुकरण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं और मंच पर उपस्थित दिव्य आत्माएं जिनका आज हमें इस पवित्र कार्यक्रम में आशीर्वाद मिला, आप सबका भारतीय योग संस्थान हृदय से इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता है। आप सुबह से थक गए होंगे, भिन्न भिन्न शहरों से सुबह जल्दी उठे होंगे, 2 बजे 2:30 बजे, और फिर आप यहाँ पहुँचे और आते हमने धूप में आपको साधना करवाई और यहाँ आए तो यहाँ भी आपको एसी नहीं मिला। बजाओ ताली, एसी ना मिला। क्यों ये ताली क्यों बजवाई मैंने? क्योंकि हम सब योगी हैं और योगी की सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर आप इस गर्मी से घबरा गए, मुझे कूलर नहीं मिला, मुझे पंखा नहीं मिला, मुझे एसी नहीं मिला, तो वो योगी थोड़ी है। धीरे 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 मुझे हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए। आइए एक छोटी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। पश्चात प्रसाद की व्यवस्था होगी, सभी हम सामूहिक रूप में भोजन ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। पश्चात अपने घरों को इस संकल्प के साथ प्रस्थान करेंगे कि भारतीय योग संस्थान का तो नाम ऊपर उठाएंगे, इस राष्ट्र के निर्माण में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देंगे। हम सब संस्थान से परिचित हैं, संस्थान हमें कैसे संस्कार देता है। मैं कई बार भावुक होकर के कहा करता हूँ कि मेरी माँ ने जन्म दिया, पिता ने पाला और संस्कार मेरे भारतीय योग संस्थान ने मुझे दिए।
ये वो संस्था है जो हमें संस्कार दे करके जीवन जीने की एक अमूल्य अनूठी कला सिखाता है, हमारा जीवन सार्थक करता है, हमारे जीवन की दिशा को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे भावों को बदलता है, हमारी नकारात्मकता को खत्म करता है। हमें पता चलता है वास्तव में उस ईश्वर ने हमें ये मानव जीवन क्यों दिया। आइए आज बड़ा सिंपल विषय आपके साथ 20 मिनट का चर्चा में लाएंगे, उसको बड़े प्यार से सुनेंगे आप। आशा रखूंगा कि वो आपके लिए प्रेरणादायक विषय साबित होगा। योग का हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वास्तव में बहुत चर्चाएं आपके साथ होती रहती हैं, आज वही बिल्कुल साधारण चर्चा की है। गूढ़ विषय आज आपके साथ चर्चा में नहीं लाए, क्योंकि इसमें सामान्य साधक भी आए हुए होंगे। शिविरों में हम सुनते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। वास्तव में हम स्वस्थ कब होते हैं? जब शरीर के भीतर वात पित्त कफ सम अवस्था में रहते हैं। हम स्वस्थ कब होते हैं? जब सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य और हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियाँ, पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, प्रतिरोधक प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, रक्त प्रणाली, श्वसन प्रणाली, मांसपेशीय प्रणाली, हड्डी प्रणाली, लसिका जल प्रणाली, कोशिकीय प्रणाली, स्नायु प्रणाली, न जाने कितनी प्रणालियाँ एक अच्छे तालमेल के साथ जब काम करती हैं, हमारे शरीर के भीतर हार्मोन सही मात्रा में बनते हैं, विटामिन सही मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, उनकी गुणवत्ता सही होती है, उनकी मात्रा सही होती है, हमारी ग्रंथियों से निकलने वाले रस हमारे शरीर की जरूरत के अनुसार होते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये संतुलन शरीर के भीतर बिगड़ने लगता है, आगे आप वाक्य पूरा करो, वाक्य पूरा करो। जैसे जैसे ये संतुलन बिगड़ने लगता है, हाँ, दरवाजा खुल जाता है बीमारियों की, छोटी हो बड़ी हो, एक हो अनेक हो। जब हमारे भोजन में गड़बड़ी की शुरुआत होती है, आज आहार के ऊपर आपने बहुत सुना, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। जब आपकी दिनचर्या अस्वस्थ होती है, आप लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ठीक से नींद नहीं लेते, तनाव में जीते हैं, निष्क्रिय जीवन जीते हैं। और कभी इसका एक कारण ये भी होता है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, या आप एक बात और कह सकते हैं, जब ये व्यक्ति प्रकृति के नियमों का जो पालन होता है वो नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है। जितना हम प्रकृति से दूर भागते हैं, उतना शरीर के भीतर इन स्रावों का, इन हार्मोन्स का, इन विटामिन्स का, इन रसों का संतुलन बिगड़ने लगता है, इन धातुओं का संतुलन बिगड़ने लगता है, और शरीर कहीं ना कहीं रोगग्रस्त, बोलिए, होने लगता है। अभी आपको 20-25 मिनट मेरे साथ चर्चा ही नहीं सुननी, आप ये मान के चलेंगे कि आप एक योग कीर्तन में बैठे हैं, और योग कीर्तन में गायक सिर्फ गाता रहे और बाकी ताली भी ना बजाएं और शब्दों के साथ भी ना बोलें, तो कीर्तन में मजा नहीं आएगा। आप घरों में तो कीर्तन करते हो, लेकिन देखो भाई, योग में योग का कीर्तन जिस दिन करना सीख जाओगे, योग की महिमा का गुणगान गाना सीख जाओगे, योग को अपने जीवन में धारण कर लोगे, योग में जीवन जियोगे, योग में दिनचर्या होगी आपकी, तो आप सच मानो आपका जीवन जीते जी इसी जीवन में स्वर्ग के सागर में डुबकियां आप खूब लगाएंगे। देखो, हम किसी भी पैथी के विरोधी नहीं हैं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, या कोई चौथी पैथी हो, लेकिन हम समर्थक अपने योग के हैं। ये बात ठीक है, जरूरत किसी की भी पड़ सकती है आपको, लेकिन कोई किसी तो पार्टी को ज्वाइन करेगा, और जिस पार्टी को ज्वाइन करेगा गीत भी उसी के गाएगा। आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है? तो योग के गीत गाया करो भाई, योग के गीत गाया करो। बड़ी सिंपल सी बात है कि नहीं? बोलो। याद रखना, जब हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं
तो वह एक्सटर्नल एकोमोडेट करती है बॉडी को। जब आपकी क्षमता कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति थोड़ी सामान्य से कम होती है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। आप जाइए दवाइयों की शरण में, हमने कभी एतराज़ नहीं किया। पर एक बात ज़रूर याद रखना कि दीर्घ काल में जब हम दवाइयों का सेवन करते हैं तो ये खुद मानती है साइंस कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी बोलो होते हैं, और जब साइड इफ़ेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियां भी। जब आप योग करते हैं, जब योग करते हैं, योग का क्या प्रभाव होता है? योग का प्रभाव होता है, सबसे पहले कोई प्रभाव होता है तो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं, आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है। सर्वांगीण विकास योग से संभव है, बाकी कोई चीज़ धरती पर आज की तारीख में नहीं है जो मेरा सर्वांगीण विकास कर सकता है। आइए देखते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर योग की महिमा है ना, कीर्तन योग का है। हमारे शरीर के भीतर अगर हम देखें बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है, ये नेचुरोपैथी में भी प्रश्न आता है। मैं जब नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहा था तो उस समय ये प्रश्न आता था कि शरीर में रोगों की शुरुआत कहाँ से आती है, तो उसका उत्तर हुआ करता पेड़ू से, पेड़ू वाले भाग से, मोटी भाषा में मल प्रदेश से, जहाँ बड़ी आंतें छोटी आंतें लिपटी पड़ी हैं, नाभि से नीचे वाला भाग, मूत्राशय वहाँ, मलाशय वहाँ। तो जब आपको कब्ज ज़्यादा बनेगा, जब आपके शरीर में मल देर तक वहाँ पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं उससे संक्रमण शरीर के अंदर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। जिसका पाचन ठीक नहीं होता, जिसका निष्कासन ठीक नहीं होता, वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। अतः पेट का स्वस्थ रहना अनिवार्य है, पाचन का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। और एक बात आपको बड़ी सिंपल बतला दूँ, पाचन से ही शरीर का पोषण होता है। जो भी आपके शरीर को चाहिए, जिसका पाचन ही ठीक नहीं है उसके शरीर का पोषण ठीक हो ही नहीं सकता, और जिस पौधे को खाद पानी हवा सही नहीं मिलेगी वो पौधा ठीक प्रकार से फल फूल सकता ही नहीं। तो यही मेरे शरीर के ऊपर लागू होता है। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति सुबह उठ करके आप ऊषा पान करके पखाना जाने के बाद नहा धो करके अगर 1 घंटा 60 मिनट टाइम बना करके अपने शरीर को योग का अभ्यास करवा दे तो मैं दावे से कह सकता हूँ पेट का कोई रोग आपको नहीं आ सकता, कोई रोग आपको नहीं आ सकता। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पेट के रोगों का मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, एक टायरोसिन नाम का हार्मोन्स बनता है। टायरोसिन नाम का हार्मोन जब आपका पाचन ठीक होता है तो ये आपकी छोटी आंतों में बनता है और ये रक्त में मिलकर के, एक बड़ी सुंदर बात बतलाऊंगा, आपकी थायराइड ग्रंथि के पास पहुंचता है और थायराइड ग्रंथि के पास पहुंच करके थायराइड से वो T3 T4 जो भी आपके शरीर को हार्मोन चाहिए उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को नियंत्रित करता है। और जिसका पेट ठीक नहीं होगा, जिसका पाचन ठीक नहीं होगा, तो उसका ये टायरोसिन नाम का हार्मोन्स या तो बनेगा नहीं, बनेगा तो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होगी या उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और जब मात्रा कम होगी तो आपकी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बोलो बिगड़ जाएगी, और वो बिगड़ेगी तो थायराइड के दोष शरीर में आपका मेटाबॉलिज्म के दोष शरीर के भीतर, मांसपेशी के दोष शरीर के भीतर न जाने कितने प्रकार के रोग आने लग जाएंगे। और हम इलाज किसका करवा रहे हैं फिर बोलो? थायराइड का। और खराब क्या है? पेट। करो आप लुढ़कना सर्पासन, करो आप पादोतान आसन, करो आप शलभ आसन, करो आप पवन मुक्त आसन। और जब आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे प्रतिदिन तो आपके सारे पाचन अंग सुदृढ़ बनेंगे, पाचन क्रिया अच्छी बनेगी, आपके शरीर का पोषण अच्छा होगा। आप जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, पेट के इलाके के अंदर हम जमा कर लेते हैं माल, और देखो कैसे बाईपास बन जाता है पेट का, लिए घूमते रहते हैं 25 किलो एक्स्ट्रा वजन। ये पाप है, आप सच मानो।
योगी का तो फ्लैट होता है सिस्टम सारा। और आप प्रतिदिन अगर 5-4 आसन करें और भोजन आप सुपाच्य लें, उबली हुई सब्जियां लें, अपनी एज का हिसाब रखें, मौसम का हिसाब रखें, समय का, मात्रा का और गुणवत्ता का हिसाब रखें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका पेट ठीक होगा, पाचन ठीक होगा, आप स्वस्थ जीवन बोलो जी। दूसरा, आज आपके शरीर पे हाथ लगाऊंगा, मोटी भाषा पकड़ी है मैंने, क्योंकि यहाँ बड़े नए आए होंगे जिनको बुला करके ले, भारतीय योग संस्थान का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र योगाश्रम में, चलो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे। और हम भी बड़े तैयार होकर के आए, हमने भी आज आपको कुछ योग की बात नहीं सिखानी, केवल डुगडुगी बजानी है। आओ, आप आज एक दिन में हम आपको योगी कैसे बना देंगे, पर विश्वास रखो, जो आज पहली बार आए होंगे या भी कच्चे पक्के होंगे, इसके अलावा धरती पर स्वस्थ रहने का और कोई मार्ग है ही। हम एक बीमारी से बड़े पीड़ित रहते हैं, हड्डियों की बीमारी। बोलो किसकी बीमारी? ऊंचा बोलना, मरी मरी आवाज में बोलेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। आज ओम प्रकाश जी खीर बनवाई कि हलवा? हलवा बनवाया, देसी घी का बनवाया हमने, जो बोलेगा उसको मिलेगा। अब सारे बोलेंगे। हड्डियों की बीमारी क्या होती है? घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, एड़ी में दर्द। अच्छा, चाहे धीरे से बोलना, जब ये दर्द होता है तो कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता। अपंग और लाचार सी जिंदगी जीने लगते हैं। कैसी जिंदगी जीते हैं बोलो? अपंग और लाचार सी जिंदगी जीने लगते हैं। उठने का आनंद, बैठने का आनंद, सोने का आनंद, करवट लेने का आनंद, शादी में जाने का आनंद, आउट ऑफ सिटी जाने का आनंद, यात्रा करने का आनंद, पहाड़ों पर जाने का आनंद आता है कि टूट जाता है? टूट जाता है। हड्डियों का दर्द। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हड्डियां कैसे स्वस्थ हों? जब अगर आपकी हड्डियां लचकदार हों, जोड़ आपके स्वस्थ हों, तो क्या आपको अपंग की जिंदगी जीनी पड़ेगी? ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी हड्डियों का पोषण ठीक हो, उसको जितना कैल्शियम चाहिए मिल जाए। आपके शरीर के भीतर इन हड्डियों में से कैल्शियम वाला हिस्सा कुछ और काम भी करता है, अर्थात कैल्शियम की रक्त के भीतर वितरण व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही हो तो आपका हार्ट ठीक काम करेगा, आपका नर्वस सिस्टम सही काम करेगा, आपकी मांसपेशियां ठीक काम करेंगी, आपकी शरीर के भीतर काम करने की क्षमता बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या क्या जरूरी है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन। पाचन के दौरान जो आपने भोजन किया, भोजन के अंदर जो कैल्शियम वाला हिस्सा था, अगर उसको आपकी आंतों ने शोषण करके और अवशोषण नहीं किया उसका, ये बात समझ में आई? पहले उसको भोजन से अलग करना और फिर आंतों के द्वारा उसको चूस लेना, आंतों के द्वारा उसको चूस लेना, जिससे कि वो पोर्टल वेन के माध्यम से आपके लीवर में जाएगी और लीवर महाराज उसे फिर रक्त परिवहन प्रणाली में भेज देंगे और वहाँ से फिर आपकी हड्डियों को जितना कैल्शियम मिले पोषण हेतु मिल जाए। अगर पेट ही ठीक नहीं है भैया तेरा, पाचन ही ठीक नहीं है तेरा, तो तेरे शरीर में से कैल्शियम का शोषण और अवशोषण बोलो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो योगी डेली अपने इस पेट को ठीक करता है, आसनों को खींच खींच के करता है, तो उसके शरीर में पाचन में से, उस भोजन में से कैल्शियम वाले हिस्से का शोषण भी बढ़िया होगा और अवशोषण भी बढ़िया होगा, हड्डियों का पोषण भी बढ़िया होगा, हड्डियों का पोषण भी बढ़िया। विटामिन डी चाहिए आपको। देखो आज ना आते तो इस धूप में कोई बाहर बैठ सकता है? आप आए तो हमने आपको सुबह 2 घंटे धूप में बिठाया और एक 24 घंटे में हमें 20 मिनट की धूप चाहिए।
आज आपने 8 दिन के बराबर अपने शरीर को धूप दे दी, जैसे कि मिट्टी, गारा मिट्टी समझते हैं, इस मिट्टी से पहले ईंट बनती है और जब ईंट को धूप में सुखा दिया जाता है उस पर एक मुक्का मारोगे तो टूट जाएगी, लेकिन उसको अग्नि में तपा दोगे तो वो नहीं टूटेगी। तो आज आपने हड्डियों को ऐसे पकाने का काम किया, वो टूटेगी नहीं। अब एक सुंदर बात बतलाता हूँ, हमारे शरीर में विटामिन डी कैसे मिलता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों में नहीं होता, ये वहम पैदा मत करना, ये आपके शरीर के अंदर सिस्टम क्रिएट करता है। कैसे करता है? जब आपके सूर्य की किरणें स्लांटिंग वे में आपके शरीर की त्वचा के ऊपर पड़ती है तो त्वचा के भीतर वाले हिस्से के ऊपर जो वसा ग्लैंड होती हैं, वसा ग्रंथियाँ होती हैं, जब वो उसके संपर्क में आती है तो वहाँ पर रिएक्ट करके विटामिन डी बनता है, जो वहाँ से आपके रक्त में मिलकर के रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से हड्डियों को मिलता है और हड्डियाँ स्वस्थ रहती हैं। तो हमारे तो ओपन में चलते हैं अभी केंद्र, और सुबह जब आप जाते हो उस समय भले सूरज ना हो, जब वापस आते हो तो सूरज जरूर निकला होता है। तो हर रोज़ आपकी 20 मिनट की जो धूप मिलने वाली बात है वो भी पूरी हो जाती है। विटामिन डी भी मिल गया आपको और कैल्शियम भी मिल गया। आओ अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंदर पैराथायराइड ग्रंथि का बड़ा रोल है। जहाँ थायराइड ग्रंथि है आपकी, वहीं पैराथायराइड ग्रंथियाँ भी हैं, छोटी छोटी होती हैं, चार कोनों के ऊपर थायराइड ग्रंथि के ऊपर। कभी आपने विकिपीडिया देखा हो, इसमें आपको पता चल जाएगा। इनका काम है, कैल्शियम ज़्यादा है, आपको रक्त में कितना चाहिए उतना ये हड्डियों से निकाल करके रक्त में डाल देती है। लेकिन अगर ये सिस्टम बिगड़ जाए और पैराथायराइड आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को ज़्यादा खींचना शुरू कर दे तो आपकी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाएंगी। क्या होनी शुरू हो जाएंगी? ऊंचा बोलो। और उसको अंग्रेजी में ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। और माताओं में ये दोष मीनोपाज के बाद बहुत ज़्यादा आता है। उसका रीज़न ये नहीं है, उसका रीज़न दूसरा है कि आपके शरीर के भीतर ओवरी जब मासिक धर्म के दौरान एक विशेष प्रकार के कुछ ऐसे जो हार्मोन्स बनाती हैं, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर इस सिस्टम को मेंटेन करती हैं। लेकिन मीनोपाज के बाद ये फैसिलिटी शरीर में, माँ के शरीर में बंद हो जाती है, जिसके कारण माँ के शरीर में ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस 45 साल के बाद या मीनोपाज के बाद ज़्यादा हो जाते हैं। कभी आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, आपको पता चल जाएगा इससे। जब आप हर रोज़ आसन खींच खींच के करते हो, और प्राणायाम के अंदर एक प्राणायाम बतलाता हूँ, उज्जयी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? आसनों में एक आसन बतलाता हूँ, सिंह गर्जना आसन। मालिश के अंदर एक मालिश बताता हूँ, गर्दन की मालिश। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, रबड़ नेति और जल नेति। बोलिए, रबड़ नेति और, ये सारी क्रियाएं तो हर रोज़ करते हैं। आप यकीन मानना, अगर आप ये सारी क्रियाएं हर रोज़ कर रहे हैं तो पैराथायराइड ग्रंथि आपकी सक्षम होकर के बड़े अच्छे ढंग से काम करेगी और आपके शरीर में कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा। और यही नहीं, जब आप शरीर को खूब खींचते हो और ढीला छोड़ते हो तो आपकी जो कंपैक्ट बोन है उसके ऊपर एक, आप देखिए, एक आपकी थिक मेम्ब्रेन है, एक बहुत पतली घनी स्नायु और जल नलिकाएं जो हैं उनकी लसिका जो नलिकाएं हैं उनकी एक घना जाल बिछा रहता है। वो आपका सक्रिय बन जाता है, जिससे हड्डियों का पोषण ठीक होता है। आपकी जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती है उसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। वहाँ पर भी हमारी एक झिल्ली होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर श्लेष्मक श्लेष्मा बनाती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती हैं, जो कि चिकनाई का काम करती है दो जोड़ों के बीच में। जो हमारा कार्टिलेज होता है घुटने के बीच में, उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी इस फ्लूइड की होती है, इस तेल की होती है। आप सच मानो, उस भगवान को मैं विश्वास में लेकर के, साक्षी बना करके ये कह सकता हूँ, जब प्रतिदिन आप योगाभ्यास करते हैं तो आपकी वो थिक मेम्ब्रेन जो कंपैक्ट बोन के ऊपर पोषण करने हेतु चढ़ी हुई है वो स्वस्थ बनती है। वो मेम्ब्रेन जो आपकी जोड़ के ठीक दोनों सिरों के ऊपर उपलब्ध है, इस श्लेष्मक जल को बनाने के लिए, श्लेष्मा को बनाने के लिए, ये आपकी स्वस्थ बनती है। आपकी सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी का आपका ये श्लेष्मक कफ बनेगा
जिससे चिकनाई जोड़ों की ठीक बनी रहेगी, वहाँ के आपके लिगामेंट्स बढ़िया बनेंगे, वहाँ के आसपास की मांसपेशियाँ स्वस्थ होंगी, हड्डियों का पोषण ठीक होगा, कैल्शियम का शोषण भोजन से सही होगा, उसका अवशोषण ठीक होगा, पैराथायराइड ग्रंथि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया करेगी। तो एक ऊंची आवाज़ में बोलना, हड्डियों का रोग आएगा क्या? आवाज़ धीमी, हड्डियों का रोग आएगा क्या? आवाज़ उठा करके, हड्डियों का रोग आएगा क्या? जब हम इतनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में जीना सीख जाएंगे, योग को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी भी जो मेरी ये वार्ता है, ये योग की वार्ता नहीं है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, आज मैं योग पर कोई वार्ता देने वाला नहीं, डुगडुगी बजाऊंगा। अब पता ना डुगडुगी बजाते हैं, बंदर बंदरिया का जो तमाशा दिखाने वाला, वो इसलिए कि लोग घर से बाहर निकले, तो ये हम डुगडुगी बजाने का काम कर रहे हैं। जागो जागो जागो। एक छोटा सा पॉइंट होकर आज ये मैं वार्ता भी पूरी नहीं करूँगा, पता क्यों? तुम्हें दोबारा बुलाएंगे हम शिविर में। ये टीवी वालों से सीखी मैंने ये कला, जो वो एपिसोड चलाते हैं ना, पहली श्रृंखला दूसरा, तो एपिसोड को ऐसी जगह रोक देते हैं, देखने वाला ये चाहता है थोड़ा सा और आ जाए, और वो क्या कहते हैं, शेष अगले एपिसोड में। तो मैं भी ऐसे कह के भाग जाऊंगा बीच में से, बढ़िया हो जाएगा ना। बोर तो नहीं हो रहे हो? कैसे पता चलेगा? आप 1 मिनट तक नॉन स्टॉप तालियां बजा के दिखाओ, नॉन स्टॉप, जोर से जोर से जोर से और जोर से। ये पता ये तालियां क्यों बजवाई? अभी खड़े होकर आपने टांगे तो ऊपर नीचे कर ली थी, हाथ रह गए थे, तो वो भी कर लो, है ना। चलिए, बस लास्ट पॉइंट बतला करके 3-4 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय और अनुशासन बहुत, इसको चाहे आप 2 घंटे सुनते रहो, ये बिल्कुल चालीसा की तरह है, ये कथा की तरह है। ये तो योग की कथा, तो क्या बताऊँ आपको। कई बार मैं भी सच पूछो उस भगवान को साक्षी बना के कहता हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ विषयों के ऊपर लेकर के। क्या एक योग को, इसीलिए इस शब्द को एक सामान्य बाकी परिभाषाओं के साथ जोड़ नहीं सकता। योग तो दिया ही मेरे प्रभु ने, इसलिए उसके साथ जुड़ जाओगे तो योग आ जाएगा, उससे दूर भागोगे तो वियोग आ जाएगा, वियोग आ जाएगा तो रोग आ जाएगा, रोग आ जाएगा तो नरक आ जाएगा। आप सच मानो, आप देखो, योग की शरण में आकर, योग की शरण में आने का मतलब अपने प्रभु की शरण में आना है। योग की शरण में आने का मतलब इस जीवन की दिशा को बदलना है। और जब प्यारे तू इस दिशा को बदलेगा तो तेरी दशा बदलेगी, नहीं तो तेरी दिशा भी खराब होगी। आगे आप बोलो, है कि नहीं प्यारे? तेरी दिशा भी खराब होगी, फिर दशा भी। फैसला तेरा है, चयन तेरा है। बस लास्ट एक पॉइंट और करेंगे, पॉइंट्स बहुत हैं, वार्ता बहुत लंबी है। रक्त भ्रमण प्रणाली के ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, एक बात समझ लेना, रक्त भ्रमण प्रणाली की जब भी वर्ड यूज करो, इसको ऐसे समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यातायात व्यवस्था। अगर किसी नगर की यातायात व्यवस्था बिगड़ जाए तो, जैसे दिल्ली में कई बार एमसीडी वाले हड़ताल कर देते हैं, कूड़ा करकट वहीं की वहीं रह जाता है, और बाहर से ट्रकों की हड़ताल हो जाए तो कच्चा माल शहर में आना, मतलब साग सब्जी आना बंद हो जाएगी। तो दिल्ली वाले ऐसे देखेंगे चारों तरफ क्या हुआ, कि कोई भी शहर ले लो, सब पे लागू होती है। तो आपके शरीर के ऊपर भी यही लागू होती है। आपके शरीर के ऊपर में भी 2 तरह की यातायात व्यवस्था है। एक, आपके शरीर के अंदर कच्चा माल पोषण हेतु आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया और रक्त भ्रमण प्रणाली मिलकर के आपके शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है।
जिससे कि आपका ही सुंदर जीवन चलता है। दूसरी एक यहाँ पर निष्कासन प्रणाली होती है, चाहे वो कफ प्रणाली के रूप में काम करे, चाहे वो मूत्र प्रणाली के रूप में काम करे, चाहे वो पसीना प्रणाली के रूप में काम करे, चाहे वो मल निष्कासन प्रणाली के रूप में काम करे। न जाने कितनी प्रणालियाँ मिलकर के आपके शरीर से हर वक्त जो कूड़ा कचरा है उसे बोलो बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जो योग के मार्ग पर नहीं चला करते तो सड़कों के ऊपर साइड पर कूड़ों के ढेर लग जाया करते हैं। आपके शरीर में भी रक्त नलिकाओं के भीतर LDL जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो अपनी जगह बना लेता है। चर्बी के कण परतों पे परत पे परत जम जम करके गट्ठे बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, थक्के बन जाते हैं। ऐसे कैसे? जैसे आपकी रसोई की नाली में ब्लॉकेज होती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, और वो भी जिनके घरों में घी ज़्यादा यूज होता है क्योंकि बर्तनों पे चिकनाई ज़्यादा होती है। अब सर्फ लगा करके तो धो दिया और वो थोड़ी सी दूर आगे गया और जाके नाली में चिपक गया। चिपकता चिपकता कुछ दिन तो नाली काम करती है, एक दिन आता है कि बोलो नाली ऊंचा बोलो, और जब नाली ब्लॉक होती है तो आप फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल डाल करके नाली को खोल देते हो, है ना? तो कौन सा पानी डालते हो? अच्छा, वो मेरे से गलत है ना। कौन सा पानी डालते हैं? लेकिन ये मन और मस्तिष्क का धनी, कौन सा? ये मन और मस्तिष्क का धनी इंसान सुबह उठते ही फ्रिज का पानी अंदर उड़ेलता है, ऊषा पान में गुनगुना पानी नहीं पीता। क्या ऐसा नहीं है समाज में? और यही है हमारे शरीर में ब्लॉकेज का कारण सबसे बड़ा। भोजन ठीक नहीं रखते, उधर से ठंडा पानी पीते हैं, और 24 घंटे एयर कंडीशन चाहिए, वातानुकूलित कमरा चाहिए, वातानुकूलित गाड़ी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो भैया अगर तू ठंडी जगह होगा और ठंडी जगह रहेगा, ठंडा खाएगा, तो एक वाक्य और जोड़ कि तू जल्दी ठंडा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बुरा तो नहीं मान रहे? अच्छा, मानोगे तो क्या करोगे? अच्छा, आपके सामने तो मैं सारे गुब्बार निकालता हूँ, बाहर वाले तो कहेंगे पागल है, वो थोड़ी सुनेंगे। अपनों को तो जैसे मर्जी कह लो। आइए, अब उम्र बढ़ने के कारण, गलत वसा का सेवन करने के कारण, अतिरिक्त वसा का कारण, जंक फूड खाने के कारण, बाहर का भोजन खाने के कारण, बार बार खाने के कारण, गैर टाइम खाने के कारण, गरिष्ठ भोजन खाने के कारण, लेट आवर्स में खाने के कारण शरीर में इस रक्त नलिकाओं के अंदर चर्बी के कण जमने की संभावनाएं बोलो ज़्यादा हो जाती है। ये तो बात मानोगे। और फिर धीरे 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 कभी कभी क्या होता है, कल्पना करते रहना, मैं समझाता रहूँगा। तो हमारी रक्त नलिकाओं में से कई बार क्या होता है, एक चर्बी का टुकड़ा, एक थक्का वहाँ से उखड़ जाता है प्रेशर में, वो वहाँ से उखड़ा और वो रक्त नली में रक्त के साथ बहने लगता है, और बहते 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 जो आगे हमारी जो धमनियाँ, छोटी धमनियों में, फिर धमनिकाओं में ये कन्वर्ट होती रहती हैं, मतलब इनका डायमीटर छोटा होता चला जाता है। थक्के का साइज बड़ा और धमनी के भीतर का रास्ता छोटा। जिस भी जगह पर जाके फंस जाएगी वहीं पर ही ब्लॉकेज टांग की तरफ हो गई तो टांग का तो बाईपास हो जाएगा। टांग के अंदर हो जाए और नीचे ब्लड जाना बंद हो जाए तो उसमें एक और बात खास, वहाँ पर वैसे लिंक रोड भी हैं। क्या है? लिंक रोड भी है। और बाईपास डॉक्टर कर देगा। हार्ट के अंदर बड़ा गड़बड़ है। अगर हार्ट के कॉर्नरी के अंदर जा करके थक्का जम जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। और हार्ट अटैक, जिसको हृदय रोग का आक्रमण कहते हैं, अगर समय रहते उसको उस समय प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती तो राम नाम। और अगर यही थक्का आपकी रक्त नलिकाओं में बहते 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 ब्रेन में पहुंच जाए और ब्रेन की किसी भी एक कैपिलरी में जाकर के जम जाए तो आपके शरीर के एक हिस्से को रक्त की पूर्ति मिलना बंद हो जाती है और आपका चेहरा, आपका एक तरफ का हिस्सा, एक हाथ, एक टांग लटक जाती है। मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं।
अच्छा, पैरालिसिस अंग्रेजी में बताया, हिंदी में नहीं बताया। अधरंग क्या कहते हैं? अधरंग। इतने बड़े बड़े तूफान हमारे जीवन में केवल रक्त भ्रमण प्रणाली के स्वस्थ ना होने की वजह से आ सकते हैं। अगर रक्त भ्रमण प्रणाली अगर आपकी स्वस्थ नहीं है तो आप अनीमिया के भी पेशेंट हो सकते हैं, आप हाई बीपी के भी पेशेंट हो सकते हैं, आप हृदय रोग के भी पेशेंट हो सकते हैं। और आपको एक अच्छी बात बतला दूं, हमारे फेफड़ों और हमारे लीवर वाला भाग अगर सक्रिय रहता है, बड़ी सुंदर बात बतलाने जा रहा हूं। क्या बोला मैंने आपको? एक फेफड़े और लीवर अगर ये सक्रिय रहते हैं, सक्रिय कैसे होंगे? फेफड़े कैसे सक्रिय होंगे? देखो उष्ट्रासन के अंदर कैसे फैलते हैं ये, लीवर देखो वक्रासन के अंदर कैसे एक तरफ सिकुड़ता है, एक तरफ उसका प्रसरण होता है। जब आप धनुरासन करते हैं तो देखिए आपके लीवर और फेफड़ों के ऊपर कैसा असर पड़ता है। आप जब आप भुजंगासन का अभ्यास करते हैं, देखिए आप जब डायगोनल मूवमेंट दिया अपने फेफड़ों को भी, तो कैसा असर पड़ेगा उनके लोब्स के ऊपर, खंडों के ऊपर। अगर ये स्वस्थ हो जाएं तो वहाँ पे हेपारिन नाम का एक हार्मोन्स बनता है, और ये हेपारिन नाम का हार्मोन आपके रक्त में मिलकर के आपकी इन रक्त भ्रमण प्रणाली के बीच में जो जमने वाले जो थक्के हैं, जो गुठलियाँ हैं, जो ये टुकड़े हैं चर्बी के, इनको पिघला देता है। इकोस्प्रिन का काम करता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये पिघल जाएंगे, चलो इसको छोड़ो, माता जी मेरी बात को सुनो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, सुनो। आपको इस बात को छोड़ो, आपको दूसरी बात बतलाता हूँ। जब आप आसन करते हो, आसन करने के बाद शरीर में शीतलता का स्तर बढ़ता है या गर्मी का स्तर बढ़ता है? फिर अभी आपने मुझे सिखाया था कि ये जब नाली ब्लॉक हो जाती है, गर्म पानी डालते हैं तो नाली खुल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जमा घी भी पिघल जाता है। अगर हे इंसान, अगर तू ये बात समझता है तो ये भी समझ ले, जब तू 365 दिन खींच खींच के आसन करेगा तो तेरी रक्त नलिकाएं खिंचेंगी, ढीली होंगी, खिंचेंगी, ढीली होंगी, और उनके अंदर की दीवारों पर गर्मी पैदा होगी, और गर्मी पैदा होगी तो वहाँ पर जमा चर्बी भी, और हम हृदय रोगी, हम उच्च रक्तचाप के रोगी, हमारे शरीर पे मोटापा, हमारा पाचन सुदृढ़, हमारा निष्कासन बिल्कुल सहज, हम स्वस्थ जीवन, हमारा जीवन सार्थक, और भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य पूरा हो जाएगा जब आप ठीक हो। हमारे बहुत कुछ हम चाहते ही नहीं आपसे। आप में से अगर किसी से आज तक कोई चेक भरने के लिए कहा हो भारतीय योग संस्थान के किसी शिक्षक ने कि भाई आप 1 महीना हो गया आते हुए, आप 1 रुपये रोज़ के नाम से आप 30 रुपये हमें दे दो, तो वो खड़ा होकर के मुझे बता सकता है कि मेरे से 1 रुपये रोज़ लिया जाता है केंद्र पर आने का। बोलो है हिम्मत किसी में? तो आप इतनी पवित्र संस्था से, दिव्य संस्था से, उस भगवान की संस्था से जुड़े हो, ये आप नहीं जुड़े। आप ज़्यादा घमंड मत कर लेना। मैं दो पक्षों को इसका श्रेय दूंगा, दे दूं, आपको नहीं दूंगा, बुरा तो नहीं लगेगा। एक तो मेरे ईश्वर को, उसका आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा है जो आप इस संस्था से जुड़े, और दूसरा श्रेय मैं दूंगा आपके माता पिता को, जिन्होंने आपको जन्म दे करके ये संस्कार दिए कि आपके भीतर एक भूख पैदा हुई कि आप सन्मार्ग पर चलना। तो हमेशा याद रखो इन 2 पक्षों को। क्या? एक मेरा ईश्वर जिसने मेरे को ये जीवन दिया, और एक मेरे माता पिता जिसने जन्म भी दिया और संस्कार भी दिए, जिसके कारण हम इस योग के मार्ग पर चले। मैं इससे ज़्यादा लंबी बात आज नहीं करूँगा, फिर शिविर में बात करूँगा। चंडीगढ़ से 2-3 बसें आई हुई हैं और भिन्न भिन्न शहरों से आए हुए हैं। उनका अलग अलग नाम उठा करके सामूहिक रूप में हृदय से, मन से आपका जोरदार मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप अपनी तालियां खुद बजा लो, खुद बजा, बस हो गया, यही खत्म करें, यही खत्म करें। हाँ ठीक है।
वहाँ से वापस जाकर अपने अपने शहरों में लौटेंगे, आपसे मैं अपनी फीस बता दूँ, फीस जरूर देना। हाँ, अभी आपकी तारीफ लगाने की फीस भी लेते हैं, हम फीस लेते हैं क्या? अपने अपने शहरों में जाके, गर्मी का सीजन हमारा बड़ा तगड़ा सीजन होता है, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। हमने 3 चीजें आपको बतलाई हैं। नंबर 1, जहां हमारे सेंटर नहीं है वहां पर योग के सेंटर खोल दो, फीस नंबर 1। फीस नंबर 2, आपने गर्मी की छुट्टियों में युवा पीढ़ी के बच्चों को 10 साल से 17 साल के बच्चों के युवा संस्कार निर्माण शिविर लगाने हैं। उसका पूरा सिलेबस आपको हमने सब प्रांतों को इंडिया में भेज दिया है। आप बच्चों को अगर हम संस्कार देंगे तो इस देश की संस्कृति बचेगी। शायद हमने इस योग के मार्ग को मजबूरी में अपनाया, किसी को घुटनों में दर्द हो गया था, किसी को डायबिटीज हो गई थी, किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम लेकर के आए तो आप योगी बन गए। लेकिन अपने युवा पीढ़ी के बच्चों को हमें ये मार्ग दिखाना बहुत जरूरी है, वरना पाप हो जाएगा। उनको संस्कार देना है। फीस नंबर 2 और फीस नंबर 3, ये वर्ष 2024 भारतीय योग संस्थान ने मधुमेह रोग निवारण शिविर के लिए घोषित किया है। 2 अक्टूबर को पिछले साल ये कर दिया था। तो ये अब सारा साल हमारे मधुमेह रोग निवारण शिविर पूरे भारत में इस समय पूरे जोर शोरों से लगा रहे हैं। कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई जिला, कोई क्षेत्र हमारा ऐसा ना बचे जिसमें मधुमेह रोग निवारण शिविर ना लगे। आपने पूरे जोश के साथ लोगों में जागरूकता लानी है कि कैसे हम अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, और उनको विश्वास दिलाना है कि अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो योग की शरण में आ जाओ। मैं इससे ज़्यादा अपनी बात कुछ नहीं कहूँगा, बस एक वाक्य कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने प्यार से सुनते हैं।